अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सारे? खैरियत से हैं? खुश हैं? अच्छा जनाब, आज हम शुरू कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड अ बॉय फॉर मैरिज। ठीक है ना? और एक और रिक्वेस्ट मुझे आ रही है बार बार कि हाउ टू मैनेज योर मदर इन लॉ, हाउ टू को एग्जिस्ट विद योर डियर मदर इन लॉ। यानी जो हमारी बच्चियां हैं ये अपनी सासों के साथ कैसे उनको मैनेज करें। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा ये लड़का ढूंढने वाला हो जाएगा सेशन, तो उसके बाद वो वाला शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है? और मेरी नीयत ये है कि यार अगर किसी एक फैमिली में झगड़े ख़त्म हो जाएं, शादी बच जाए, तो अल्लाह से उम्मीद है मुझे अजर मिल जाएगा। और अगर कुछ ना हो, हमने कोशिश की, तो उम्मीद है अल्लाह से कोशिश का ही अजर मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कोई हमारे पास आएगा ना रोते हुए, तो हम उनसे कहेंगे देखो इतनी लंबी तकरीर करने का टाइम नहीं है, आप जाएं और जाकर यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर वो वीडियोस देख लें। इट विल सेव अस टाइम ऑल्सो। और इंशाल्लाह ये सारा मटेरियल मैं नियत कर लिया कि इसको आई ब्रिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक ऑल्सो। ठीक है? अच्छा चलें, अब इसे शुरू करते हैं प्रॉपर शुरू करने का मतलब ये कि पहले मैं अपना तारुफ करवा दूंगा, फिर इस सेशन का तारुफ करा दूंगा एंड विल गो। हाँ जी, तारुफ सुन लें भाई। क्या है? सुलेमान अहमद मेरा नाम है। मैंने ग्रेजुएशन की है। आई हैव अ बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का यूएस। और फिर जो है 2 साल रिसर्च की है यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी के साथ इन सेमीकंडक्टर्स में। तो मैं साइंटिस्ट हूँ। और फिर अल्लाह के फजल से 10 साल जो है मैं काम किया एज अ रिलीफ वर्कर इन डिफरेंट वॉर एरियाज़, और क्लिनिक्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, रिलीफ कैंप्स चलाना, ऑर्फन्स के साथ काम करना, सप्लाईज लेके जाना, मेडिकल सप्लाईज लेके जाना, लोगों को वॉर जोन से बाहर निकालना, और वो लोग जो कि जिनकी ज़रूरत है, लाइक डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, उनको वॉर जोन में लेके जाना। ये काम हमने 10 साल किया। मैंने 6 वॉर जोन में काम किया अल्लाह के फजल से, जिसमें बोस्निया है, क्रोएशिया है, ताजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है, चेचनिया है, और अफ़गानिस्तान में मैंने 2 डिफरेंट वॉर्स में काम किया। मैं पाकिस्तान आ गया 2002 में। एक इदारा बनाया जिसका नाम है टाइम लेंडर्स, जिसके थ्रू हम टाइम मैनेजमेंट, विजन्स और दूसरी वर्कशॉप्स करवाते हैं और कंसल्टिंग करते हैं। आपका बिज़नेस इनकम जनरेट नहीं कर रहा, म्याऊं म्याऊं कर रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, तो आप हमें बताते हैं, तो हम आते हैं और दम करते हैं, तो बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम लेंडर्स से अभी हम 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप लॉन्च करने वाले हैं ईद के बाद। एक विजन्स की वर्कशॉप लॉन्च करने वाले हैं ऑनलाइन, और एक इन्फ्लुएंस की वर्कशॉप ऑनलाइन, विच इज़ व्हाट इज़ कैरेक्टर एंड हाउ डू यू डेवलप कैरेक्टर। ठीक है? ये 2 वर्कशॉप आने वाली हैं। इस बात का इम्कान है कि ओवर सब्सक्राइब होंगी ये वर्कशॉप्स, तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप यमीनुद्दीन साहब को मैसेज करें और अपना नाम पहले से तहरीर करवा दें। यमीनुद्दीन साहब हमारे CEO हैं। उनका नंबर किसी को याद है? अब्दुल मुकीत साहब, मुझे याद नहीं है, मैं अभी लिखवा देता हूँ। यमीन साहब का नंबर अभी लिखवा देता हूँ, CEO ऑफ टाइम लेंडर्स वो। ठीक है? दूसरा ये था कि एक और इदारा है, उसका नाम है द मोस्ट स्टार इंस्टीट्यूट। ओ जज़ाकल्लाह खैर मैडम अनीसा, may Allah reward you, may Allah subhanahu wa ta'ala give you the highest place in जन्नत, जज़ाकल्लाह खैर। और मेरा भी होगा शायद। अच्छा जनाब, सब नंबर दे दिया उन्होंने, गुड।
तो अगर आपको मोस्तार इंस्टीट्यूट में हम लाइव कोचिंग करते हैं, मेरे पास मैसेज आ भी रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू देयर, मेरा नंबर आपके पास है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं दोनों सेशंस के, मासूम शाद सीरीज़ का भी व्हाट्सएप ग्रुप है और इसका भी बन चुका है। उस पर अगर आप किसी में भी अपना नाम डलवाना चाहते हैं तो मैडम शिजा राना साहबा को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मोस्तार इंस्टीट्यूट की। शी मैनेजेस दीज ग्रुप्स, शी इज़ वर्किंग विद अस फुल टाइम एंड दिस इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, और यही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम आ रहे हैं हाउ टू फाइंड अ मैन। पहली बात यह है कि मैं आपको पहले भी कहा था, मैं फिर से कह देता हूँ कि देखें, मैं आलिम तो हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई पीएचडी है भाई, मैं तो एक बंदा हूँ जिसके पास थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो भी बात मैं कर रहा हूँ, ये बातें जो हैं ये मेरी राय है, दिस इज़ माय क्या कहते हैं, दिस इज़ माय ओपिनियन। अगर आपको ये राय कीमती लगे तो आप एक्सेप्ट कर लें, और अगर आप ये फील करते हैं कि ये राय जो है ये कीमती नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, अब ना माने। तो ये सिर्फ एक रिकमेंडेशंस के लेवल पर इस टॉक को रखिएगा। इस टॉक को कोई फतवा, कोई बड़े स्ट्रॉन्ग ऐसे ही करना चाहिए वरना यूँ हो जाए, नहीं, आई एम सॉरी, ये हमारे एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि भाई लड़का कैसे ढूंढना है। सबसे पहली बात यह है कि हम लड़का क्यों ढूंढेंगे। नंबर एक, या तो हमारी बहन होगी या हमारी कोई बेटी होगी, सही है ना, या मैं खुद एक लड़की होंगी, मुझे शादी करना चाहती होंगी। तो या तो मैं अपने लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, या मैं खुद खातून में अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वही बात जो मैंने आपसे कही थी फाइंडिंग अ गर्ल में, वही बात पहली यहाँ भी आएगी कि सबसे पहले अगर मैं अपने लड़का ढूंढ रही हूँ, या मैं अपने बेटे के लिए ढूंढ रही हूँ, या अपनी बहन के लिए ढूंढ रही हूँ, तो भाई सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि उसका कोर तो पहले डेवलप हो ना। कोर यानी, चले मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, समझ मैं लड़की हूँ, तो कोर का मतलब ये है कि यार ये बताएं कि ठीक है ना भाई, अगर आपको कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं देखूंगा, फिर बता दूंगा आपको। व्हाट्सएप कर दें। तो उसमें होता ये है कि सबसे पहले कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कोर क्या है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है। नंबर दो, मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मेरा पैदाइश का मकसद क्या है, मुझे क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इसी में कंफ्यूज हूँ एज अ वुमन कि मेरे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो आगे क्या किस तरह का बंदा ढूंढेंगे हम तो यही तो हमारा फिल्टर है ना, इसको देख के हम लड़का ढूंढेंगे। फिर हमें ये सोचना है कि जी मेरा अल्टीमेट विजन क्या है। अब लोग कहते हैं जी मेरा तो कुछ नहीं है, भाई कुछ नहीं है तो फिर बनाएं। जब आपका विजन क्लियर होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा ना कि किस तरह का लड़का आपको ढूंढना है। अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं होगी तो हम किस तरह से लोगों को सिलेक्ट करेंगे। हम जो है एक बड़े ज़बरदस्त सफ़र पे जा रहे हैं, हमें अपने साथ शरीक सफ़र ढूंढना है, तो हम उस सफ़र को सामने रख कर देखेंगे ना कैसा बंदा साथ होगा। आप हाइकिंग करने जा रहे हैं तो हाइकर साथ होगा ना। आप एक ऐसे बंदे को साथ रख लें जो कि फिज़िकली फिट नहीं है, चल नहीं सकता, आप खुद आगे जाएंगे उसको संभालेंगे, बताएं ना।
नहीं जी अम्मी ने कहा था। भाई अम्मी ने तो कहा था ना, तो क्या ज़रूरी था कि अम्मी ने कहा था तो आपने हाँ भी कहना था? उनको समझाते, उनको बताते कि भाई मम्मा ये जो लड़का जो जिससे आप मेरी शादी करना चाहती हैं अम्मी, ये लड़का हमारे लिए सही नहीं है, मेरे लिए, मेरा ये विज़न है, ये लड़के का ये विज़न है, हम दोनों साथ चल नहीं पाएंगे। या तो मुझे अपने विज़न को खुदाफिज कहना पड़ेगा, मैं इसके साथ लग जाऊंगी और पता नहीं ये किन चक्करों में बेचारा। तो मम्मी मैं आपकी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ, कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन आप इस स्पेक्स पे ढूंढ लेना किसी बंदे को। नहीं जी वो सैयद भी होना चाहिए और वो जनाब उसकी हाइट 6 फुट भी होनी चाहिए, आंखें नीली भी होनी चाहिए, और जो है सास ससुर को देखे कान हिलना शुरू कर देना चाहिए। अरे भाई चलो चाहिए, इफ़ यू वांट अ मैन लाइक दैट ओके फाइन, लेकिन भाई मेरे भी कंडीशन है ना कुछ। अल्लाह के लिए मेरी बात तो समझें। और फिर भी आप नहीं समझा पा रहे अपने पेरेंट्स को, तो फिर हमें मैसेज करें, हम बात करते हैं आपके पेरेंट्स से। अब ये काम चूँकि हम करते रहते हैं तो चलो हम आपके लिए भी कर देते हैं यार, दुआ ही मिलेगी ना, क्या होगा। तो कहने बस ये था कि प्लीज़ वी नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन, तो हमारे पास हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है कोर डेवलप करें। कोर कैसे डेवलप करना है भाई, ये तो हम समझा चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। अब वापस जाएं, पूरी सीरीज़ देखें, बिकम अ पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, आपका ये काम अच्छा खासा हो जाएगा। इन सारे इन्फॉर्मेशन के बाद भी नहीं हो पा रहा, फिर हमें बता दें, हम फिर बता देंगे। हो सकता है कहीं सुई अटक गई हो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कोर डेवलप करना पड़ेगा। अब शैतान तो लगा हुआ है ना, नहीं जितना टाइम कहाँ है कोड डेवलप करने का फलाना, तो फिर आप नहीं डेवलप करें यार, आप क्यों टेंशन में आ रहे हैं। आप कोड डेवलप करें बगैर दूसरा ढूंढ लेना भाई। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो मत करें। एक सामने कहा कि जी मैं कन्विंस नहीं हूँ आपकी ट्रेनिंग के बारे में, मैं नहीं समझता कि आपकी ट्रेनिंग से फ़ायदा होगा, मैं नहीं समझता टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी, मैं नहीं समझता। तो मैंने क्या कहा उनको, मैंने कहा रिलैक्स, मैं कहा रिलैक्स, मैं ट्रेनिंग मत करें ना, डोंट डू इट, मैनेज योरसेल्फ, इफ़ यू नॉट कन्विंस डोंट डू इट। ये कोई गाँव खलीफा थोड़ी है कि हर किसी को करना ही काम, आपको नहीं करना, आप नहीं करें, पर टेंशन मत लें, टेंशन नहीं लें, एन्जॉय लाइफ। हम तो आपको समझा सकते हैं कि हम समझते फ़ायदेमंद चीज़ है, आप समझते नहीं फ़ायदेमंद चीज़ है, मत करें। हमारा जो दीन है, कुरान हदीस सीरा, इसका एक मिजाज है। मिजाज ये है कि बहस नहीं होनी चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको प्रेजेंट करें, सामने वाला पॉइंट ऑफ व्यू अपना प्रेजेंट करें, दोनों एक दूसरे की बात समझें। अगर कन्विंस होते हैं ठीक है, नहीं होते तो ख़त्म बात। वी कैन ऑलवेज अग्रीएबली डिसएग्री। झगड़ा करना, बहस करना इस्लामिक सिस्टम में ये नहीं है। भाई नहीं कोई मान रहा तो क्या कर सकते हैं। एक सवाल में कह रहे हैं आपने दूसरी शादी क्यों की। अच्छा मैंने उनको देखा एक देखा में, और मैं समझ गया कि यार ये बंदा जो है ना, इसको तो मैं उलट भी जाऊंगा ना, मैं कायल नहीं कर सकूंगा इंटेलेक्चुअली, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। मैंने कहा इसलिए कि मेरा दिल चाह रहा था, विच इज़ ट्रू। अब क्या जवाब आएगा, क्या कहेंगे अब वो, बात ख़त्म हो गई, क्या ठीक है, ख़त्म हो गई। अब मैं कहाँ पर उलझने में लगूँ यार, टाइम इतना है क्या। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा था कि प्लीज़ रिलैक्स करें। मैं समझता हूँ कोड डेवलप करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट करें। वर्कशॉप करनी, उम्मीद है कि वर्कशॉप नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी तो वर्कशॉप करें। और लोग कहते हैं नहीं जी आपकी वर्कशॉप की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। क्या बोलूँ मैं, एक साल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कितनी 30,000 रुपीज़ होती है आपकी फ़ीस, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि वो गाड़ी खड़ी है करोला जी, मैंने कहा अगर यही गाड़ी मैं आपको 30,000 रुपीज़ में बेचूंगा आप ख़रीद लेंगे क्या। कहते हैं हाँ।
मैंने कहा अभी तो आप कह रहे 30,000 रुपये ज़्यादा है, अभी आप फ़ौरन हाँ कह रहे हैं इस गाड़ी के लिए। कैंसिल होना करोला है ना। मैं कहा भाई मुझे पता है करोला है, मैं आपसे पूछ रहा था, आपने तो कहा था कि 30,000 रुपये ज़्यादा है, और ये भी कहा था कि 30,000 रुपये आगे है नहीं, तो अब कहाँ से आ गए? कहनी मैं कहीं अरेंज करूँगा। मैंने कहा मसला ये है कि मसला आपका नहीं, मसला मेरे साथ है। मैंने कहा जो 3 दिन की वर्कशॉप हम पढ़ाते हैं, हम आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये वर्कशॉप की वैल्यू जो है वो 30,000 है, ये हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। करोला की वैल्यू 30,000 से ज़्यादा आप कन्विंस्ड हैं, तो मसला हमारा है कि हम नहीं समझा पा रहे। अगर हम ये समझा पाते कि इसकी वैल्यू जो 50,000 है तो 50,000 देते, हम कहते 100,000 तो 100,000 देते। जबकि रियलिटी में जो करोला है ना, इसकी 10 करोला एक तरफ है, हमारी वर्कशॉप की वैल्यू एक तरफ है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी इम्पैक्ट हो रही है ना यार। पूरी ज़िंदगी को आप 30,000 में बे करेंगे, फॉर गॉड से क्या गलती कर रहे हैं यार। एक सामने का पैसे नहीं है वर्कशॉप के, गाड़ी बेचनी पड़ेगी, मैं बेच दो। ही सोल्ड द कार, बेच दी गाड़ी। नतीजा क्या हुआ? नतीजे आज तक दुआएं देते हैं। तो बात असल में ये है कि देखें, मेनी गुड थिंग्स इन लाइफ कम एट अ प्राइस। कोड डेवलप करने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, तो लगाएं एफर्ट। बेहतर है कि एफर्ट लगाकर सही लड़का आपकी ज़िंदगी में आ जाए, बजाय इसके जल्दबाजी में गलत बंदा है पूरी ज़िंदगी जो रगड़ी जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आपकी भी मेरी भी। और घर के अंदर अगर नाचागी हो जाती है ना, तो छट्टी का दूध याद आ जाता है, छट्टी का दूध याद आ जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। घर की आजमाइश से तो अल्लाह सबको बचाए, दुश्मन को भी बचाए। तो पहला क्या काम हो गया? कोर। ठीक है, जब आपने कोर डेवलप कर लिया, अब वही प्रोसेस जो लड़की ढूंढने के लिए करते हैं, सिमिलर प्रोसेस होता है। नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जो लड़का है वो आपके कोर से अलाइंड है या नहीं। फर्स्ट स्टेप ये देखा जाता है, क्या वो भी समझता है कि उसका रीज़न एग्जिस्टेंस वही है जो आपका है। क्या वो आपके अल्टीमेट पर्पस को एक्सेप्ट करता है, उसको इशू तो नहीं है। क्या वो आपके पर्पस ऑफ द विजन से रेजोनेट करता है, वो आदमी रेजोनेट समझते हैं आप? फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है ये कॉन्सेप्ट कि जितनी ये बॉडीज़ हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, इन सब के ना एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो रेजोनेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब ये बहुत तफसील है, मैं इसमें जानना नहीं चाहता, जो फिजिसिस्ट हैं समझते हैं। अच्छा ठीक है, वाइब्रेशन होती है, हमारे बॉडी के अंदर भी वाइब्रेशन होती हैं, अल्लाह ने रखा है इस तरह से। अब क्या हो कि अगर बाहर से कोई इम्पल्स आए और उसकी फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी से कोइंसाइड कर जाएगी, तो ये जो चीज़ होगी ना, इट विल रेजोनेट। इसकी मिसाल चाहिए जैसे कोई झूला झूल रहा है। अब झूले की एक फ्रीक्वेंसी है, अगर उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप भी अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट को मिलाएं और यूँ आए तो थोड़ा सा और पुश कर दें, यूँ आए और पुश कर दें, यूँ, तो क्या होगा कि वो रेजोनेट करना शुरू कर देगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं रेजोनेट। तो 20s में हुआ था, ये कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ज़माने में शायद हुआ था, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, तो रिसर्च करते हैं इंशाल्लाह। एक ब्रिज गिर गया था, एक आर्मी एक ब्रिज पे जा रही थी एंड दे वर मार्चिंग, और जो मार्च कर रहे थे ना, वो मार्च करते करते रेजोनेटेड, तो वो ब्रिज फेल। इसलिए रूल ये है अब ऑल आर्मीज़ का कि व्हेन एवर यू गोइंग टू मार्च अक्रॉस अ ब्रिज, यू आर गोइंग टू ब्रेक स्टेप, मीनिंग आपने मार्च नहीं करना, आपने स्टेप तोड़ तोड़ के जाना है।
तो जब आप पीओवी कहते हैं अपना, ये मेरा पीओवी है, इसलिए मैं ये काम करना चाहती हूँ, मेरा विजन मैं ये करना चाहती हूँ, और वो पीओवी अगर सामने वाले को रेजोनेट नहीं कर रहा है तो मत करें। क्या 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 वो समझ रहे हैं इस पीओवी को? हमारी कोचिंग में बच्ची आती है, अब उससे कुछ बात हुई, उसने व्हाट्सएप किया, तो मैंने उनसे कहा कि जी आप फलाना कुछ चीज़ देखें मुझे बताएं। तो उसने कहा कि जी मैं फ़ील कर रही हूँ कि जो है वो मरियम फ़ारूकी जो है वो उसने गलत सिलेक्शन की, उसका सोच थी, उसने गलत सिलेक्शन की और ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए थी जो मुसलमानों के साथ एक्टिव होता, जो ग्राउंड में एक्टिव होता, और जो है और आजकल के मुसलमान जो हैं मर्द हमारे वो सोए हुए हैं। मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उनको जगा दें, मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला उनको हिदायत दें। अच्छा, अब वो ये दुआएं कर रही हैं वो बच्ची। अब अगर वो मैसेज जो है ना 3 मिनट का क्लिप उस बच्ची का, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियल मैं तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं 4-5 लड़कों को जानता हूँ, अगर उनको सुना दूंगा ना तो उल्टे हो जाएंगे इस चक्कर में कि हम इस लड़की की शादी करें, इसलिए कि मुझे पता है कि ये रेजोनेट कर जाएगा उन लोगों के साथ। वो कहेंगे यार ऐसी भी कोई लड़की है जिसके अंदर ये गम है कि यार हम सोए मर जाग जाएं और दुआएं करें रो रो कर, रेजोनेट कर रहा है ना। अब यही मैसेज मैं किसी चिल्लू को सुना दूंगा, वो कहे यार बताएं क्या सीधी बातें कर रही है यार, ये बात भी करने वाली है, छोड़ो यार, ये बताओ कि यार सेल कहाँ लगी हुई है और समर में किस मुल्क में जाना है घूमने फिरने। तो पहला चीज़ क्या हुई, कोर। दूसरा क्या है कि जिस तरह से हमने वहाँ बात की थी लड़की के लिए, हमें ये देखना है कि ये जो लड़का है इसके अंदर क्या वो होंगी, कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होने चाहिए, ये सब नॉन नेगोशिएबल्स हैं। मेरी एक नाक़िस राय है कि लड़की के अंदर तो हमने कहा था तकवा नंबर 3 पे रखा था, लेकिन लड़का जो है ना, लड़का इसके अंदर तकवा आपको नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। फियर ऑफ अल्लाह, 1 फियर ऑफ अल्लाह। उसकी वजह क्या है? वजह ये है बख्श रहमान बख्श साहब कि जो मर्द होता है रिलेशनशिप के अंदर, ही हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, फिज़िकली स्ट्रांग होता है, फाइनेंशियली अक्सर वो स्ट्रांग होता है, और लड़की बेचारी नाजुक सी होती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, डिपेंडेंट होती है ना? तो बहुत बड़ा चांस होता है कि राइट्स वायलेट हो जाएं लड़की के। कमज़ोर है ना, वो मारे, खुदा ना खास्ता डांट दे, कुछ कह नहीं सकेगी, उसको ताना दे दे, उसको कुछ कर दे वो। अच्छा, अगर बच्चे हो गए तो वो और बेचारी मजबूर होगी। तो ये जो इतनी पावरफुल चीज़, अच्छा अब सपोज़ करें कि वो बंदा जो है वो कोई सीईओ किसी बड़ी कंपनी का, वो किसी बड़े इदारे का हेड हो, बिजनेस ओनर हो, वो मुजाहिद हो, वो कोई जनरल हो, भाई वो तो इसका मतलब कि उसको दुनिया में भी उसके पास पावर पोजीशन है। अब अ मैन विद सो मच पावर comes into a house and he is faced with a very delicate and very vulnerable person, तो क्या चीज़ होगी जो कि इसको रोक सकेगी कि वो अपने इस इमेंस पावर को गलत इस्तेमाल ना करे। अमेरिकन के पास बहुत पावर है एज अ कंट्री, एज अ मिलिट्री, उनसे तो संभलता नहीं है ये। कभी यहाँ मुसीबत, कभी वहाँ बदमाशी, कभी जहाँ जो कमज़ोर मुल्क मिला उसके चढ़ गए। यानी इनके अंदर तो कैरेक्टर ही नहीं है ना इन लोगों के अंदर कि यार भाई तो आपके अंदर मैच्योरिटी हो।
ट्रम्प को तो बहुत सख्त ज़रूरत है लाइफ कोचिंग की, इसको जो है, इस शख्स को जो है इसकी मेच्योरिटी बढ़ाई जाए। तो ये लोग नहीं कंट्रोल कर पाते इस इमेंस स्ट्रेंथ को। वही हमें देखा बहुत से मुल्कों के अंदर, जहाँ गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हुई और जनाब पता चला कि लोगों का मसला खड़ा हो गया। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, यू आर पावरफुल, यू विल टेंड टू अब्यूज पावर, यू नो। क्या चीज़ रोकेगी? तकवा ही रोक सकेगा, कोई और चीज़ नहीं रोक सकती। कोई रूल, कोई लॉ, कोई फ्रेमवर्क, nothing will stop you, because things can happen in a fraction of a second. Things can flare up just like that. एकदम से कुछ हो सकता है, रात की गहराई में, दिन के उजाले में। कौन रोकेगा यार? आपके 911 कॉल कर रहे हैं यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, बाबा 911 को भी जो है ना 5 से 10 मिनट लगते हैं। बहुत कुछ हो सकता है उतने टाइम में, हो जाता है। हाँ, जिस लड़के में तकवा होगा और जो अल्लाह से डरेगा कि अल्लाह देख रहे हैं यार, अल्लाह देख रहे हैं, वो लड़का जो है ना वो बिहेव कर सकेगा। और इतना मुझे दुख होता है कि आजकल शादियाँ होती हैं, मैडम अनीसा फ़ारूक साहिबा और आतिफ अब्बासी साहब, तो ये कोई पूछता ही नहीं कि यार इस लड़के में तकवा भी है नहीं है। ए लेवल्स में कितने क्या ग्रेड्स थे? ओह, स्ट्रेट एज, माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कोलंबिया। वाओ, लॉ फ्रॉम कोलंबिया। अच्छा, काम कहाँ करते हैं? तो काम कहाँ करते हैं? तो जनाब काम जो है वो फलानी लॉ फॉर्म में करते हैं। तो वो जो है, एक सेकंड इंटरप्ट हो रहा हूँ, तो यहाँ के बैठ जाओ। नहीं आएगी। अच्छा जनाब, तो जो होने चाहिए स्टैंडर्ड्स सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड्स के, वो तो है ही नहीं। हम गलत स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। अब ठीक है, वो कोलंबिया से ग्रेजुएट कर लिया है, उसने जो है बहुत अच्छी फर्म में काम करता है, उसकी 8 लाख रुपए तनख्वाह है, डिफेंस में घर है, एक्सपेंसिव ऑडी में फिरता है। कोई बुराई नहीं है इन चीज़ों में भाई, लेकिन अगर उसमें तकवा नहीं है तो जहाँ प्रेशर आएगा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, तकवा हो गया। तकवा क्या है? फियर ऑफ अल्लाह, बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं। ये जो खातून हमारे घर में है भाई, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। किसी की बेटी है, किसी की ये बहन है। आई कैन नॉट abuse a person like that. सेकंड चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है हस्बैंड के अंदर, वो है कि उसके अंदर आला ज़र्फ़ी होनी चाहिए। सेकंड थिंग ये आला ज़र्फ़ी, ये सेकंड चीज़ देखनी चाहिए, तक़वा और आला ज़र्फ़ी। तो आला ज़र्फ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज़रा बताएं ना ज़रा, लेट्स हियर यू गाइस आउट। आला ज़र्फ़ी किसे कहते हैं?
बताएं, इसका इंग्लिश में कोई तर्जुमा आ रहा है? हाँ, आला ज़र्फ़ी किसे कहते हैं? जेंटलमैन। हाँ, वेरी गुड। ब्रॉड माइंडेडनेस कह रहे हैं, माशाल्लाह। टॉलरेंट कह रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। आला ज़र्फ़ी किसे कहते हैं? अच्छा, आला ज़र्फ़ी जो है ना ख़वातीन में भी होनी चाहिए, लेकिन हमने तो प्रायोरिटाइजेशन में कहा था ना कि ये चंद तो क्रिटिकल कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। ये वो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जिनके ऊपर आपका एग्जैक्ट फोकस होना चाहिए। मैच्योरिटी इज़ आला ज़र्फ़ी। अच्छा जनाब, आला ज़र्फ़ी का एक्चुअली कोई बहुत प्रिसाइज वर्ड नहीं है इंग्लिश के अंदर। आला ज़र्फ़ी का जो क्लोजेस्ट वर्ड फ्रेज़ मुझे मिला वो है नोबिलिटी ऑफ थॉट। क्या है? नोबिलिटी ऑफ थॉट। ज़र्फ़ का मतलब होता है बर्तन, यानी बड़ा बर्तन, यानी बड़ा दिल होना, बड़ा ज़र्फ़ होना, आला ज़र्फ़ होना, इसको कहते हैं आला ज़र्फ़ी। मिसाल देता हूँ आला ज़र्फ़ी की, मैं कुछ मिसालें दूंगा समझाने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस ये आ रहा है इन ट्रेनिंग्स कि चूँकि हमारे करिकुलम में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, तो बहुत दफ़ा लोग क्लियर ही नहीं है कि आला ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है। जबकि हमारे असलाफ सहाबा कराम वो लोग तो बहुत बड़ा प्रीमियम रखा करते थे आला ज़र्फ़ी के ऊपर। आला ज़र्फ़ लोगों की एक मकाम होता था, एक रिस्पेक्ट होती थी, लोग समझते थे कि ये लोग आला ज़र्फ़ हैं, है ना। अब वो जो शेर मैंने पहले भी कहा था, फिर सुना देता हूँ। इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। कि ज़र्फ़ का जो फ़र्क है ना, जो छोटे ज़र्फ़ का शख्स होता है वो फ़ौरन बोल जाएगा, और जो बड़े ज़र्फ़ का शख्स होगा उसको कर लेगा बर्दाश्त। एक और शेर है, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। कि जो सुराही है ना, जिसमें पानी होता है, जिसमें लिक्विड होता है, वो जब सरनगू होती है, वो जब झुकती है तो पैमाना भरती है, वो यानी ग्लास को भरती है। सुराही सरनगू होकर भरा पर करती है पैमाना। तो ये होता है ज़र्फ़, यानी उसके अंदर ज़र्फ़ क्या है। अब मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, इसको ज़रा सुनिएगा, शायद इससे ज़र्फ़ का एक पता चले कि ज़र्फ़ किसे कहते हैं। एक और शेर आ रहा है ज़र्फ़ के ऊपर।
वो था ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो पहली बेगम थी बहुत शिकायतें कर रही थी। जिन लोगों में ज़र्फ़ कम होता है, अल्लाह ताला हम सब का ज़र्फ़ बढ़ाए, मेरा भी आपका भी। जिनके अंदर ज़र्फ़ होता है वो थोड़े सा खामोश होते हैं, वो ज़्यादा हर बात में नहीं उछल रहे होते। तो वो शेर ये है कि कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, समंदर की खामोशी। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हम कहते हैं समंदर में तो शोर होता है। भाई समंदर में थोड़ा सा शोर वो होता है जो आपको साहिल पे मिलता है। क्योंकि मैं स्विमिंग करता हूँ समंदरों में भी, तो जब आप साहिल से आगे निकल जाते हैं ना, सपोज़ करें कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर आगे निकल जाएं गहरे में, जब आप गहरे में चले जाते हैं तो इतनी खामोशी होती है कि इट इज़ अमेजिंग, प्रोवाइडेड कि कोई तूफ़ान ना हो। वेव्स होती हैं तो ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर रही होती वेव्स। शोर होता है जब वेव ब्रेक करती है, तो यूं यूं ऊपर नीचे पानी होता रहता है। इट्स वेरी क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट होता है। दूसरे के वैसे ही कान पानी में होते हैं ना, तो और भी क्वाइट हो जाता है। और चूँकि मैंने स्कूबा डाइविंग भी की है, तो अगर आप स्कूबा डाइविंग करें और अंदर चले जाएं पानी के, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट विल कैच योर इमेजिनेशन विल बी the still and the quietness of the sea. So quiet, बिल्कुल खामोश। और दिल नहीं चाहता डीप सी से बाहर आने का, इसलिए कि बाहर इतना शोर होता है ना, आदमी इतना तंग होता है शोर से। आदमी कहता है यार इस खामोशी को एंजॉय करो यार। तो शेर ये है, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। आला ज़र्फ़ से खामोश होगा। तो ये वाक़या सुन लें ज़र्फ़ के ऊपर। अच्छा, अशरफ अली साहब थानवी जो थे वो जनाब देवबंद के बड़ों में से थे, और सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। अब अलीगढ़ का और देवबंद का शदीद इख्तलाफ था, नज़रियाती शदीद, अच्छा, अब ये जो इख्तलाफ था, अब ये क्यों था, क्या था, इससे लॉन्ग डिस्कशन, अभी दिस नॉट द टाइम था, चलो। और ये दोनों हम असर थे, अशरफ अली साहब थानवी और सर सैयद अहमद ख़ान हम असर थे। दे लिव्ड इन द सेम टाइम। सब इख्तलाफ भी है, एक वक्त में रहते हैं, और देवबंद के बड़े बड़े उलमा ने लिखा है इनके ख़िलाफ़, सर सैयद अहमद ख़ान साहब के ख़िलाफ़। आप समझ रहे हैं इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक दफ़ा लिखा, और मैंने पढ़ा है ये तहरीर। अशरफ अली साहब थानवी ने कहा कि देखो भाई, हमें तो इख्तलाफ है सर सैयद अहमद ख़ान से, जिसका खुलासा ये था, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान एक बड़े आदमी थे और एक आला ज़र्फ़ आदमी थे, एक बड़े आदमी थे। अब मैं खुलासा दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स प्लीज़ मुझे ना पकड़ें, कहीं टेक्स्ट मिल जाएगा तो पढ़ के सुना दूँगा। अब वो हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि देखो एक बड़ा आदमी है, एक आला ज़र्फ़ आदमी है, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे आला ज़र्फ़ थे, कैसे बड़े आदमी थे। तो उन्होंने वाक़या लिखा कि हुआ ये कि ये जो थे ना, बड़े वो थे, चहीते थे ब्रिटिश के, उन्होंने इनको नाइटहुड भी दी है ना, सर सैयद अहमद ख़ान, सर का लक़ब दिया इंडियंस ने,
विच वॉज अ बिग थिंग। ब्रिटिश ने सर का लक़ब दिया सैयद अहमद ख़ान साहब को, विच वॉज अ बिग ऑनर। साहब गए और उन्होंने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी डिपार्टमेंट के अंदर कि मैं सर सैयद अहमद ख़ान का दामाद हूँ, तो आप मुझे नौकरी दे दें। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान का दामाद हो, ठीक है, ओके, चलो नौकरी मिल गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा गुजरा तो उसको ख्याल आया कि मैंने तो झूठ बोला है, और अगर ये बात पता चल गई ब्रिटिश को, ये तो मुझे उल्टा लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो वो सफ़र करके अलीगढ़ गए और जाकर उन्होंने उनसे बात की, सैयद अहमद शहीद साहब से, सॉरी सर सैयद अहमद ख़ान साहब से, और उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब, मुझसे गलती हो गई है और मैंने जो है वो झूठ बोल दिया है और मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। अगर मैं होता शायद तो एक थप्पड़ लगाता पहले, क्योंकि शर्म नहीं आती है, तुम्हें झूठ बोला। पहले तो काम तुमने झूठ बोला, दूसरा काम ये है कि तुमने रिश्तेदारी भी कैसी गलत तुमने बताई, तुम्हें दामाद हो, तुम्हें शक्ल देखी मेरी दामाद होने की, तुम इससे शुरू करता मैं। और ना सिर्फ ये कि तुम्हें जूते पड़ने चाहिए, मैं तो एक थप्पड़ मैंने लगाया, अब मैं जाकर फ़ोन करता हूँ या मैं पैगाम देता हूँ, टेलीग्राम भेजता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि जो है ना इसको पकड़ें, इस बदमाश को, ताकि पूरी दुनिया को, रहती दुनिया को पता चले कि सर झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। कुछ नहीं किया ऐसे। उन्होंने कहा कि देखो बात असल में ये है कि ये तो तुमने कह दिया है और दामाद तो मेरे हो नहीं, अब क्या हल निकल सकता है इसका यार, क्या हल निकालेंगे। सोचते रहे, फिर कहने लगे कि अच्छा ऐसा करते हैं, तुम्हारी बेटी है ना, जी मेरी बेटी, तुम्हारी बेगम, सॉरी तुम्हारी बेगम है, हाँ, ऐसा कर लेते हैं कि मैं तुम्हारी बेगम को अपनी मुंह बोली बेटी बना लेता हूँ। ये जो ब्रिटिश है ना, फ्रेंच, वेस्ट इन जनरल, इनके पास यहाँ तक लॉज हैं कि अगर आपने किसी को अपना बेटा बना लिया, ऐसे मुँह बोला बेटा बना लिया, यू नो, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड डॉटर, तो बहुत राइट्स उनके लॉज में उनके पास होते हैं इनके लिए। फॉर एग्जांपल आपको जो है उसके इनहेरिटेंस के लॉज हैं उस बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, और लॉज हैं, ये लॉज हैं, बहुत सीरियस इशू है वहाँ। हमारे पास तो है ना कि भाई अगर आपने किसी मुँह बोला बेटा बना लिया तो वसीयत में कोई हिस्सा नहीं है उसका, और वो जो है महरम भी नहीं होगा और वो फलाना नहीं होगा। हमारे पास अलग है, उनके अलग है, उनका बहुत बड़ा इसका वो है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को अपनी मुंह बोली बेटी बना लेता हूँ, तो इस तरह से टेक्निकली तुम मेरे दामाद हो गए। तुमसे ब्रिटिश पूछेंगे, तुम कह देना कि भाई ये तो उनकी मुंह बोली बेटी है, अडॉप्टेड डॉटर है, and I am the husband of the adopted daughter. So from that perspective, I am his son-in-law. जब तुम बोलोगे तो वो कहेंगे ठीक है, मेक सेंस, इससे तुम बच जाओगे। उसने हाँ बहुत शुक्रिया शुक्रिया करके वो चला गया। अशरफ अली साहब थानवी फरमाते हैं कि उस दिन से लेकर मौत तक, सर सैयद अहमद ख़ान की मौत तक, उन्होंने उस लड़की को ऐसा ट्रीट किया जैसा कोई अपनी सगी बेटी को ट्रीट करता है। उसको खतूत लिखना, उसको तोहफ़े भेजना, उसको पैसे भेजना, जब उसके शहर में जाना तो उसके घर में जाके ठहरना, जब वो यहाँ आती थी
कभी आए तो इसको अपने घर में ठहराना, इस फैमिली को, यानी बिल्कुल वैसा सलूक किया और मौत तक निभाते चले गए। ये होता है ज़र्फ़। अब्दुर्रहमान खान साहब, ये ज़र्फ़ होता है, ज़र्फ़। एक कमिटमेंट कर लिया, एक मुसलमान को बचाने के लिए ज़िंदगी का निभा दिया पूरा। ये ज़र्फ़ होता है ना। हम तो अपनों से निभा नहीं पा रहे भाई, ये गैरों से निभा रहे हैं। एक काश कल हमारे करिकुलम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ से हम लोगों में ज़र्फ़, अपने में भी, अल्लाह मुझे भी आला ज़र्फ़ बनाए और लोगों में ज़र्फ़ पैदा करने के कोई सिस्टम बनाए, यार हम आला ज़र्फ़ लोग हो जाएं। छोटी छोटी चीज़ों में चक 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 चक। हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बेहतरीन बेटी माशाल्लाह, गलती होगी, जो गलती क्या कहें, हो जाता है। अब वो एक डॉक्टर साहब से शादी कर दी उनकी। उस बंदे ने तंग किया है, उफ। ज़र्फ़, बहुत कम ज़र्फ़ शख्स था बेचारे, इतना परेशान होकर अपनी बेटी की वाक़या सुनाते थे। मैं तो सोचता था कि अल्लाह हिफाज़त फरमाए, जबकि ही वॉज अ प्रेटी वेल टू डू मैन, यानी कि कोई गरीब आदमी थे, डॉक्टर थे, वेल टू डू हैं अभी भी। वो बता देते कि जी टमाटर मंगवा लिए 3 किलो। 3 किलो क्यों मंगवाए? 2 किलो में काम नहीं चल सकता नहीं? वो मैं क्यों 3 किलो क्यों मंगवाए, 2 किलो क्यों नहीं मंगवाए? चलो 1 किलो वापस करके आओ। अरे भाई वो इतने रिच फैमिली की लड़की है, वेरी माशाल्लाह रिलीजियस, गुड लुकिंग गर्ल, यू नो, फादर इज वेल्दी मैन, उस घर में बिल्कुल नाज और नेमत की पड़ी हुई लड़की। आप उसको कह रहे हैं कि यार तुम अपना 1 किलो, चलो ये कह देते भाई तुम अगली दफ़ा मत ज़्यादा मंगवाना, नहीं वापस करके आओ। आलू इतने क्यों मंगवाए, फलाना क्यों किया, नहीं मासी बहुत पैसे लेती है, खुद सफाई करो, खुद पोछा लगाओ। भाई आप पैसे वाले आदमी है ना, सख्त गर्मी है, गाड़ी खड़ी हुई है, और जब मोटरसाइकिल पर बच्चों को धूप में बेचारी को, अक्सर कम ज़र्फ़ी और कंजूसी और बुज़दिली है ना, ये साथ साथ आती हैं, और अक्सर आला ज़र्फ़ी और शुजाअत और सखावत साथ साथ चलती हैं। इस बारे में तो इमाम गज़ाली ने भी लिखा है कि जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं ना, वो यानी वो ग्रुप्स में आती हैं। इसलिए इंशाल्लाह जब आप इन्फ्लुएंस की वर्कशॉप में आएंगे ना आतिफ अब्बासी साहब, तो वो पूरी रिसर्च हम आपको बताएंगे। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर एक शख्स के अंदर करेज होगी ना, करेज, शुजाअत, तो उसमें जो है वो हक बात कहने की सलाहियत होगी, उसके अंदर जो है सखावत होगी, उसके अंदर आला ज़र्फ़ी होगी, उसका सोर्स जो है ना शुजाअत है। और जिस शख्स के अंदर बुज़दिली होगी ना, उसमें ये मुसीबतें साथ आ जाएंगी। आला ज़र्फ़ी अल्लाह ताला मुझे अता फरमाए, आप सबको अता फरमाए। ये नहीं थे हमारे सबसे ज़्यादा आला ज़र्फ़ तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, उनकी ज़िंदगी उठा के देख लें। वो कचरा फेंक रही औरत, उसकी जाके इयादत कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, कुरैश मक्का उनको माफ़ कर रहे हैं, फ़तह कर रहे हैं तो माफ़ कर रहे हैं। उस ज़माने में कोई शहर फ़तह होता था, कत्ल गारत होता था, दिस वाज द SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। शहर फ़तह का मतलब होता है कत्ल गारत,
औरतों को जो है वो ग़ुलाम बनाना, औरतों को जो है वो बांदियाँ बनाना, कनीज़े बनाना, बच्चों को ग़ुलाम बनाना, सारा का सारा माल उठा लेना। पूरी दुनिया में ये होता था। रोमन्स ये करते थे, पर्शियंस ये करते थे, अरब खुद ये हरकतें करते थे। यही था कि अरबों में नहीं, ये भी ये करते थे सारे। ये कौन से नहीं करते थे? सारी दुनिया में एक काम हो रहा है, यहाँ हुजूर ने सबको माफ़ कर दिया, किसी घर के अंदर किसी घुसने नहीं दिया, किसी को हाथ नहीं लगाया, कोई बांदी नहीं बनाई, कोई नींद नहीं बनाई। ये नहीं कहा तुमने मेरी बेटियों के साथ जुल्म किया, तुमने बेटी को तुमने कत्ल कर दिया, हमें शहर से तुमने निकाल दिया। जाओ, आज तुमसे कोई पूछ नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया। कम ज़र्फ शख्स माफ़ नहीं कर पाता किसी को कोई चीज़। हमारे एक साहब हैं इस मुल्क में, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब। अब्दुल कदीर ख़ान साहब को भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा ज़र्फ़ अता फरमाया, बहुत ज़्यादा। उनमें खामियां तो हैं, लोग कहते हैं होंगी भी, वो तो हर इंसान में होती है, खामियां भी होती हैं, खूबी होती, लेकिन एक खूबी तो अल्लाह ने उनको दी थी ना, ओहो, बहुत आला ज़र्फ़ शख्स है। तो कल इंशाअल्लाह उनकी मैं एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा, ताकि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात बिल्कुल ज़ब्त हो जाए ज़हन में, कि जब मैं कह रहा हूँ तकवा तो खैर हम सब समझते हैं, तकवा तो हम कम समझते हैं सारे। आला ज़र्फ़ तो कल डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की मैं एग्जांपल दूंगा आला ज़र्फ़ी की। ये आला ज़र्फ़ी कैसे डेवलप करना है, तकवा कैसे डेवलप करना है, यार इसके लिए तो इन्फ्लुएंस की वर्कशॉप करनी पड़ेगी। हैं राय मुश्तबा साहब, यार एक टिकट में सारे मज़े नहीं हो सकते ना यार। अभी आप पहले तो ये पूरे प्रोसेस समझ लें, फिर इनकी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अलबत्ता हमने कुछ ना कुछ शेयर किया है अर्लियर सेशंस में, जिसमें हम इनके नायला का जो हम कैरेक्टर ट्रेट डेवलप कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी हैं। तो आप प्लीज़ जाके पहले सेशंस देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अल्टीमेटली तो हम वो वर्कशॉप में करवाएंगे आप। तो मैं आपको दो चार शेर सुना देता हूँ। हैं बाबर हुसैन साहब, दो चार शेर सुना देता हूँ। और फिर हम आपसे इजाज़त दे देंगे। वो कहते हैं ना कि आजकल कैरेक्टर ट्रेड्स वाले लोग नहीं मिल रहे, इसलिए कि ना डेवलपमेंट हो रही है, ना स्कूल डेवलप कर रहे हैं, ना मदारिस डेवलप कर रहे हैं। भाई कहतुर रिजाल है, कोई आपको एक बेहतरीन खातून मिल जाए या बेहतरीन मर्द मिल जाए इन इन क्या कहते हैं क्राइटेरिया पे, तो आप जान दे देना चाहते हैं जान दे दें, लेकिन उनको इंगेज कर लें। ऐसे लोग नहीं मिलते। एक शेर है, सुनिएगा,
शेर आ रहा है जनाब, मिट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ। कामरान अली साहब, अदनान जमील साहब, मिट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ, आंखें तलाश करती हैं इंसान कभी कभी। आंखें तलाश करती हैं इंसान कभी कभी। ये चंद शेर हैं, एक नज़म है छोटी सी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये नज़म का कौन सोर्स क्या है, लेकिन कोई मैं बता रहा था कि किसी लड़कियों के कॉलेज में एक लड़की ने ये पढ़ी थी, वल्लाहु आलम, एक कॉलेज की लड़की ने ये नज़म पढ़ी थी। या यूँ समझ लें कि ये मरियम फ़ारूकी है ना, मरियम फ़ारूकी, तो अगर उसको सिलेक्शन का मौका मिलता ना अपने हस्बैंड का, तो वो ये पढ़ती। सुन लें ये अशार, फिर हम ख़त्म करते हैं। अना के बुत जो ढा दो तो मेरे साथ चलो, अना के बुत जो ढा दो तो मेरे साथ चलो, तुम अपना आप मिटा दो तो मेरे साथ चलो, पराए घर पे नज़र हो तो लौट जाओ अभी। आतिफ भाई साहब, पराए घर पे नज़र हो तो लौट जाओ अभी, तुम अपने घर को लुटा दो तो मेरे साथ चलो, सरों की फसल पे जब भी बहार आने लगे, सरों की फसल पे जब भी बहार आने लगे, तुम अपने सर को कटा दो तो मेरे साथ चलो, मनाजिलों की तरफ तीरगी की राहों में, तीरगी का मतलब होता है अंधेरा, मनाजिलों की तरफ तीरगी की राहों में लहू चराग जला दो तो मेरे साथ चलो, हवा बढ़े जो कभी जानिबे चराग तो तुम, हवा बढ़े जो जानिबे चराग तो तुम, हवा को आग लगा दो तो मेरे साथ चलो। आतिफ अब्बासी, यार निकालो किसका है ये, रिसर्च करो यार, तुम इंटरनेट पे चल करो कुछ। हवा बढ़े जो कभी जानिबे चराग तो तुम, हवा को आग लगा दो तो मेरे साथ चलो। एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच। कल इंशाल्लाह हम यही रखेंगे, कोई अगर चेंज होगा तो हम आपको बता देंगे। 4 to 5 मासूम शाह वाला और 5 to 6 ये फाइंडिंग हस्बैंड वाला। इसमें हमने आज क्या बात की कि कोर डेवलप करें, अलाइनमेंट देखें, कैरेक्टर ट्रेट्स के अंदर तकवा देखें, नंबर 1, आला ज़र्फ़ी देखें, नंबर 2। कल मैं आपको बताऊंगा कि 2 या 3 और कैरेक्टर ट्रेट्स देखें, ठीक है ना, सही है। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, मैडम शिजा साहिबा से कांटेक्ट कर लें, वो आपको डाल देंगे, और मेरा नंबर आप लोगों के पास है। आतिफ फिर लिख दो यार, 033322933100। कल इंशाल्लाह होपफुली ईद है, अल्लाह ताला आप लोगों को खैर के साथ ईद करवाए। कुछ लोग घरों पे होंगे, ईद पे नहीं जाएंगे, आई नो बिकॉज ऑफ द वायरस। कुछ लोग शायद जाएंगे, जो भी घर पे हैं या वहाँ जाएं, बी सेफ, जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के इंफॉर्मेशन आ रही होती है, राइट लेफ़्ट आजकल। तो कल रात को तो अक्सर हॉस्पिटल्स वर
फ्लोइंग, हमारे दोस्त के ऑफिस में किसी को कोरोना आ रहे थे, सिम्टम्स, कोई हॉस्पिटल जगह नहीं मिल रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे बात की इंडस हॉस्पिटल के लिए। मैंने इंडस हॉस्पिटल के बड़े सीनियर डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया। इवन इंडस हॉस्पिटल सेड सॉरी वी हैव नो स्पेस फॉर इमरजेंसी बेड्स, नहीं है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। भाई अल्लाह के लिए अपना ख्याल रखें। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने वार्न कर दिया है कि 20 to 25% स्पाइक होगा ड्यूरिंग दिस वीक बिकॉज ऑफ ईद एंड ऑल ऑफ दैट। हम लोग जो है वो कैपेसिटी हमारी तकरीबन ख़त्म हो गई शहर में, तकरीबन टू मैनेज पीपल। अल्लाह रहम कर, लाफियत करें, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, ठीक। गुड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।